नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कटोरा भर खून। लोग कहते हैं कि नेकी का बदला नेक और बदी का बदला बद से मिलता है, मगर नहीं। देखो, आज मैं किसी नेक और पतिव्रता स्त्री के साथ बदी किया चाहता हूँ। अगर मैं अपना काम पूरा कर सका तो कल ही राजा का दीवान हो जाऊंगा। फिर कौन कह सकेगा कि बदी करने वाला सुख नहीं भोग सकता या अच्छे आदमियों को दुख नहीं मिलता। बस मुझे अपना कलेजा मजबूत कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातें मेरी हिम्मत। थोड़ा रोक कर देखो, कोई आता है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। एक तो अंधेरी रात, दूसरे चारों तरफ से घिर आने वाली काली काली घटा ने मानो पृथ्वी पर स्याह रंग की चादर बिछा दी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तेज हवा के झपेटों से कांपते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट के सिवाय और किसी तरह की आवाज कानों में नहीं पड़ती। एक बाग के अंदर अंगूर की टट्टियों में अपने को छिपाए हुए एक आदमी ऊपर लिखी बातें धीरे धीरे बुदबुदा रहा है। इस आदमी का रंग रूप कैसा है, इसका कहना इस समय बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तो उसे अंधेरी रात ने अच्छी तरह से छिपा के रखा है। दूसरे, उसने अपने को काले कपड़ों से ढक लिया है। तीसरे, अंगूर की घनी पत्तियों ने उसके साथ उसके ऐबों पर भी इस समय पर्दा डाल रखा है। जो हो, आगे चलकर तो इसकी अवस्था किसी से छिपी न रहेगी, मगर इस समय तो ये बाग के बीचों बीच वाले एक सब्ज बंगले की तरफ देख देख कर दांत पीस रहा है। यह मुक्तसर सा बंगला सुंदर लताओं से ढका हुआ है और इसके बीचों बीच में जलने वाले एक क्षमादान की रोशनी साफ दिखला दे रही है कि यहाँ एक मर्द और एक औरत आपस में कुछ बातें और इशारे कर रहे हैं। ये बंगला बहुत छोटा था। 10-12 आदमियों से ज्यादा इसमें नहीं बैठ सकते थे। इसकी बनावट अटपहली थी। बैठने के लिए कुर्सी नुमा 8 चबूतरे बने थे। ऊपर बांस की छावनी जिस पर घनी लता चढ़ी हुई थी। बंगले के बीचों बीच एक मोड़े पर मोमी समादान चल रहा था। एक तरफ चबूतरे पर ऊंडी चिनिया पोत की बनारसी साड़ी पहने एक हसीन औरत बैठी हुई थी, जिसकी अवस्था 18 वर्ष से ज्यादा की न थी। उसकी खूबसूरती और नजाकत की जहां तक तारीफ की जाए थोड़ी है, मगर इस समय उसकी बड़ी बड़ी रसीली आंखों से गिरे हुए मोती सरीखे आंसू की बूंदें उसके गुलाबी गालों को तर कर रही थी। उसकी दोनों नाजुक कलाइयों में स्याह चूड़ियां, छंद और जड़ाऊ कड़े पड़े थे। बाएं हाथ से कमरबंद और दाहिने हाथ से उस हसीन नौजवान की कलाई पकड़े सिसक सिसक कर रो रही थी, जो उसके सामने खड़ा हसरत भरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, और जिससे ये मालूम होता था कि वो कहीं जाया चाहता है, मगर लाचार है। किसी तरह उन नाजुक हाथों से अपना पल्ला छुड़ाकर भाग नहीं सकता। उस नौजवान की अवस्था 25 वर्ष से ज्यादा न होगी। खूबसूरती के अतिरिक्त उसके चेहरे से बहादुरी और दिलावरी की जाहिर हो रही थी। उसके मजबूत और गठीले बदन पर चुस्त बेशकीमती पोशाक बहुत ही भली मालूम होती थी। औरत, नहीं, मैं जाने न दूंगी। मर्द, प्यारी, देखो, तुम मुझे रोको मत, नहीं तो लोग ताना मारेंगे और कहेंगे कि वीर सिंह डर गया और एक जालिम डाकू की गिरफ्तारी के लिए जाने से जी चुरा गया। महाराज की आंखों से भी मैं गिर जाऊंगा और मेरी नेक नामे में धब्बा लग जाएगा। औरत, वो तो ठीक है, मगर क्या लोग ये ना कहेंगे कि तारा ने अपने पति को जानबूझकर मौत के हवाले कर दिया? वीर, अफसोस, तुम वीर पत्नी होकर ऐसा कहती हो। तारा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि आपके वीरत्व में कोई धब्बा लगे, बल्कि आपकी बहादुरी की तारीफ लोगों के मुंह से सुनकर मैं प्रसन्न हुआ चाहती हूँ। मगर अफसोस, आप उन बातों को फिर भी भूले जाते हैं जिनका जिक्र मैं कई दफे कर चुकी हूँ, जिनके सबब से मैं डरती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने साथ मुझे भी लेकर जाएं, इस अन्यायी राजा के हाथ से मेरा धर्म बचाएं।
इसमें कोई शक नहीं कि उस दुष्ट की नीयत खराब हो रही है, और ये भी सबब है कि वो आपको एक ऐसे डाकू के मुकाबले में भेज रहा है जो कभी सामने होकर नहीं लड़ता बल्कि छिपकर लोगों की जान लिया करता है। वीर कुछ देर तक सोचकर, जहां तक मैं समझता हूँ, जब तक तुम्हारे पिता सुजन सिंह मौजूद हैं तुम पर किसी तरह का जुल्म नहीं हो सकता। तारा, आपका कहना ठीक है और मुझे अपने पिता पर बहुत कुछ भरोसा है, मगर जब उस कटोरा भर खून की तरफ ध्यान देती हूँ जिसे मैंने अपने पिता के हाथ में देखा था, तब उनकी तरफ से भी नाउम्मीद हो जाती हूँ और सिवाय इसके कोई दूसरी बात नहीं सोचती कि जहाँ आप रहें मैं आपके साथ रहूं और जो कुछ आप पर बीते उसमें आधे की हिस्सेदार बनूं। वीर, तुम्हारी बातें मेरे दिल में खुपी जाती हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि यदि महाराज की आज्ञा न भी हो तो भी तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, मगर उन लोगों के तानों से शर्माता और डरता हूँ जो सिर हिलाकर कहेंगे, लो साहब, वीर सिंह जोरू को साथ लेकर लड़ने गए हैं। तारा, ठीक है, इन्हीं बातों को सोचकर आप मुझ पर ध्यान नहीं देते और मुझे मेरे उस बाप के हवाले किए जाते हैं जिसके हाथ में उस दिन खून से भरा हुआ चांदी का कटोरा। कांप कर, हाय हाय, जब वो बात याद करती हूँ कलेजा कांप उठता है। बेचारी, कैसी खूबसूरत, ओह। वीर, ओह, बड़ा ही गजब है। वो खून तो कभी भूलने वाला नहीं, मगर अब हो भी तो क्या हो, तुम्हारे पिता लाचार थे, किस तरह इनकार नहीं कर सकते थे। कुछ सोचकर, हाँ, खूब याद आया। अच्छा सुनो, एक तरकीब सूझी है। ये कहकर वीर सिंह तारा के पास बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। उधर अंगूर की टट्टियों में छिपा हुआ वो आदमी जिसके बारे में हम इस बयान के शुरू में लिख आए हैं, इन्हीं दोनों की तरफ एक टक देख रहा था। यकायक पत्तों की खड़खड़ाहट और पैर की आहट ने उसे चौंका दिया। वो होशियार हो गया और पीछे फिरकर देखने लगा। एक आदमी को अपने पास आते देख धीरे से बोला, कौन है? सुजन सिंह? इसके जवाब में हाँ की आवाज आई और सुजन सिंह उस आदमी के पास जाकर धीरे से बोला, भाई रामदास, अगर तुम मुझे यहाँ से चले जाने की आज्ञा दे देते तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानता। रामदास, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजन, तो क्या मुझे अपने हाथ से अपनी लड़की तारा का खून करना पड़ेगा? रामदास, बेशक, अगर वह मंजूर न करेगी तो। सुजन, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी से मेरा हाथ कांप रहा है और कटार गिरी पड़ती है। रामदास, झक मार के तुम्हें ऐसा करना होगा। सुजय, मेरे हाथों की ताकत तो अभी से जा चुकी है और मैं कुछ न कर सकूंगा। रामदास, तो क्या वो कटोरा भर खून वाली बात मुझे याद दिलानी पड़ेगी? सुजन कांप कर, ओह, गजब है। रामदास के पैरों पर गिरकर, बस बस, माफ करो, अब फिर उसका नाम न लो। मैं करूंगा और बेशक वही करूंगा जो तुम कहोगे, मगर मंजूर न करे तो अपने हाथ से अपनी लड़की तारा को मारने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर अब उस बात का नाम न लो। हाय, लाचारी इसे कहते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ से निकलकर फाटक की तरफ चलना चाहिए, रामदास ने कहा। सुजन, जो हुक्म। रामदास, मगर नहीं, क्या जाने ये लोग उधर न जाएं। हाँ देखो, वे दोनों उठे। मैं वीर सिंह के पीछे जाऊंगा, तारा तुम्हारे हवाले की जाती है। इधर बंगले में बैठे हुए वीर सिंह और तारा की बातचीत समाप्त हुई। इस जगह हम ये नहीं कहना चाहते कि उन दोनों में चुपके चुपके क्या बातें हुई, मगर इतना जरूर कहेंगे कि तारा अब प्रसन्न मालूम होती है। शायद वीर सिंह ने कोई ऐसी बात कही जो कि उसके मतलब की थी, या जो कुछ तारा चाहती थी उसे उन्होंने मंजूर किया हो। वीर सिंह और तारा वहां से उठे और एक तरफ जाने के लिए तैयार हुए। वीर, तो अब मैं तुम्हारी लौंडियों को बुलाता हूँ और तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तारा, नहीं, मैं आपको फाटक तक पहुंचा कर लौटूंगी, तब उन लोगों से मिलूंगी। वीर, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाथ में हाथ लिए दोनों वहां से रवाना हुए
और बाग के पूरब तरफ जिधर फाटक था वहां चले। जब फाटक पर पहुंचे तो वीर सिंह ने तारा से कहा, बस अब तुम लौट जाओ। तारा, अब आप कितनी देर में आवेंगे? वीर, मैं नहीं कह सकता, मगर पहर भर के अंदर आने की आशा कर सकता हूँ। तारा, अच्छा जाइए, मगर महाराज से न मिलिएगा। वीर, नहीं, कभी नहीं। वीर आगे की तरफ रवाना हुआ और तारा भी वहां से लौटी, मगर कुछ दूर उसी बंगले की तरफ आकर मुड़ी और दक्षिण तरफ घूमी, जिधर एक संगीन सजी हुई बारादरी थी और वहां आपस में कुछ बातें करते हुए कई नौजवान औरतें भी थी, जो शायद तारा की लौंडियां होंगी। धीरे धीरे चलती हुई तारा अंगूर की टट्टी के पास पहुंची। उसी समय एक झाड़ी में से एक आदमी निकला, जिससे लपक कर तारा को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक कर छाती पर सवार होकर बोला, बस तारा, तेरे इस समय रोने या चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं और न इससे कुछ फायदा है। बिना तेरी जान लिए अब मैं किसी तरह नहीं रह सकता। तारा डरी हुई आवाज, क्या मैं अपने पिता सुजन सिंह की आवाज सुन रही हूँ? सुजन, हाँ, मैं ही कमबख्त तेरा बाप हूँ। तारा, पिता, क्या तुम स्वयं मुझे मारने को तैयार हो? सुजन, नहीं, मैं स्वयं तुझे मारकर कोई लाभ नहीं उठा सकता, मगर क्या करूं, लाचार हूं। तारा, हाय, क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो अपने हाथ से अपनी प्यारी लड़की को मारे? सुजन, एक अभागा तो मैं ही हूं तारा, लेकिन अब तो कुछ मत बोली। तेरी प्यारी बातें सुनकर मेरा कलेजा कांपता है, रुलाई गला दबाती है, हाथ से कटार छूटा जाता है। बेटी तारा, बस तू चुप रह, मैं लाचार हूँ। तारा, क्या किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती? सुजन, हाँ, बच सकती है, अगर तू हरी वाली बात मंजूर करे। तारा, ओह, ऐसी बुरी बात को मान लेना तो बहुत मुश्किल है। खैर, अगर मैं वह भी मंजूर कर लूं तो? सुजन, तो तू बच सकती है, मगर मैं नहीं चाहता कि तू उस बात को मंजूर करे। तारा, बेशक मैं कभी नहीं मंजूर कर सकती। ये तो केवल इतना जानने के लिए बोल बैठी कि देखो तुम्हारी क्या राय है। सुजय, नहीं, मैं उसे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता, बल्कि तेरा मरना मुनासिब समझता हूँ। लेकिन हाय अफसोस, आज मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूँ। तारा, पिता, बेशक मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, क्या और नहीं तो केवल एक दफे किसी के चरणों का दर्शन करने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो। सुजय, ये भी तेरी भूल है, जिससे तू मिलना चाहती है वो भी घंटे भर के अंदर ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा। तब शायद तुम्हारी मुलाकात दूसरी दुनिया में होगी। तारा, हाय, अगर ऐसा है तो मैं पति के पहले ही मरने के लिए तैयार हूँ। बस अब देर मत करो। हे पिता, तुम रोते क्यों हो? अपने को संभालो और मेरे मानने में अब देर मत करो। सुजन, आंसू पोंछकर, हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। ले, अब संभल जा। तो दोस्तों, ये था कटोरा भर खून का पहला भाग। जल्दी ही मिलते हैं इसके दूसरे भाग में कि आगे क्या होता है इस कहानी में।